हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। अरे गुड इवनिंग, बढ़िया हो? बिल्कुल, करेक्शन की बात कर लो। हाँ, अब जो है एक तो अपन कल जो बात कर रहे थे, नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था हमने, राजस्थान में जलवायु। क्या पढ़ रहे थे अपन? राजस्थान में जलवायु। लेकिन उससे पहले हम एक बड़ा टॉपिक पढ़कर आ गए थे, भौतिक विभाग, है ना। सबसे पहले बताओ, जो हमारा पठारी भाग है उसकी उत्पत्ति कब हुई? कौन सा वाला पठारी विभाग? कितने हैं? पठार कब बना हमारा? क्रिटेशियस काल में बना। किसमें बना? क्रिटेशियस काल में बना है पठार। ठीक है, किससे बना? ठीक है, मटेरियल क्या लगा? पदार्थ कौन सा उसके अंदर? क्या पदार्थ है? बेसाल्टिक लावा है। क्या है उसके अंदर? बेसाल्टिक लावा। जो साथी लास्ट में बैठे हैं वो बताएंगे, कुबड़ पट्टी का क्षेत्र किन जिलों में है? नागौर और अजमेर के बीच में। पानी में क्या मिल रहा है वहां पे? फ्लोराइड की मात्रा। क्या मिल रही है? फ्लोराइड की मात्रा मिल रही है। फिर हमने एक बात और पढ़ी थी कि एक क्षेत्र जिसे हम जान रहे राठ के नाम से, राठ। राठ कहां आ रहा है? अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। ठीक है, और मेवात? अलवर भरतपुर का क्षेत्र जो क्या कर रहा है? जो सीमा बना रहा है किससे? हरियाणा से। वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा मेवात। एक और बात बताओ मुझे, ब्रज क्षेत्र कहां आ रहा है? ब्रज भरतपुर और धौलपुर में आपका आ रहा है ब्रज क्षेत्र। अब मुझे बताओ एक और बात यहां पे, कि अरावली जो हमारी है साथियों, उसका जो विस्तार आपको मिलता है सर्वाधिक, वो कहां मिल रहा है? कहां मिल रहा है? उदयपुर में। न्यूनतम अरावली की औसत ऊंचाई किस भाग में ज्यादा है? दक्षिण में। कम कहां है? उत्तरी अरावली। कहां है? सघनता ज्यादा कहां है? दक्षिण में। कम कहां है? मध्य में। मध्य में कटी फटी है। हमने बात की थी ना कि मध्य में कैसी है? यार बिल्कुल कटी फटी गेप है, और उसी गेप से क्या हो रहा है? मरुस्थल का विस्तार कहां हो रहा है? पूर्व की ओर। कहां हो रहा है? पूर्व की ओर आपका जो है विस्तार हो रहा है। ये जो बैठे साथी इधर ब्लॉक में, आप बताएंगे मुझे बोल्सन क्या है? तो उदाहरण बता रहे हो आप सांबर को। मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील को क्या कहेंगे? बोल्सन कहेंगे। प्लाया प्लेया क्या है? मीठे पानी की या खारे पानी की? कैसी? स्थाई क्या? स्थाई? अस्थाई। टाट वर्ण कहां है ज्यादा? दो चार नाम बता दो जैसलमेर में। पोकरण। ठीक है, वेरी गुड। और बस एक ही है? पोकरण के बाद भाकरी, लवा, याद आ रहा है? बरमसर, है ना। इस तरह से और जो आपके पड़ोसी हैं, जैसे हम बात करें अगर बाड़मेर की, वहां कौन सा था? रेडाना थोब, है ना। चूरू में कौन सा था? ताल चापर और परिहारा रन था। याद आ रहा है ना। फिर हमने एक बात और की थी साथियों, आप बताएंगे, हमने एक बिंदु पढ़ा था आपका, आधे चांद की आकृति वाला बालू का स्तूप। क्या था? बरखान जो होता है उसका जो पवन मुखी ढाल होता है वो कैसा होता है? तीव्र या मंद? मंद होगा। और विमुखी ढाल कैसा होगा? तीव्र होगा। हॉकी स्टिक की आकृति का बनने वाला बालू का स्तूप सीप कौन सा बनता है? सीप बनता है। झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा बन रहा है? और सब्र काफी क्या है? घास समूह या वनस्पति समूह के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप। इधर बीच बताएंगे हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप, जो हेयरपिन की आकृति का होता है। पैराबोलिक या परवलिक? पैराबोलिक या परवलिक जो आपका है वो आपका हेयरपिन की आकृति का बालू का स्तूप होता है। चलिए एक और बात मुझे बताओ लास्ट, फिर चलते अपन आगे। एक अपन पढ़कर आए थे कि जो आपका दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसका सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा था? चांदखेड़ी झालावाड़। ये ध्यान रखना, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपके पूछ सकता है एग्जामिनर। एक प्रश्न आया था, डाउट आया था कि सर
आपका जो यहाँ पे ये कौन सा था साथी, बेराज, बेराज आपका जो है बिंदु, उसमें शायद यहाँ मिस्टेक से नहीं लिखा हुआ है, बेराज बेराज जो आपका है वो अलवर की पहाड़ी है। कहाँ की पहाड़ी है ये, अलवर की पहाड़ी है, ये ध्यान रखना। क्या हो गया, हाँ उसमें सर ये लिखा है कि ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहाँ तो सघनता कम लिख रही थी, लेकिन वहां तो बिल्कुल ही गेप है ना, तो उसके आधार पे क्या बताओगे, उसके आधार पे मध्य अरावली आपका आएगा, क्योंकि बिल्कुल ही कटा फटा है वहां तो। यहां आप जो है बेराज में कर दीजिएगा अलवर, क्या कर देंगे, अलवर कर दीजिएगा, ठीक है। बेराज जो चोटी आपकी है वो अलवर में आती है। यहाँ पे वो उस दिन ध्यान रहा नहीं अपने को भी, यहाँ जयपुर ग्रामीण आपका लिखा हुआ था, बस यही था ना। बिलाली में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं जयपुर का लिखा है ना, कोटपुतली बहरोड अलवर का भाग है ना। अच्छा जयपुर यहाँ लिखा होगा मैंने, यहाँ तो जयपुर ग्रामीण था इसलिए मैंने नीचे कर दिया होगा, ऐसा कह रहे हो ना आप, तो ठीक है ना, कोटपुतली बहरोड में आ रहा भी है, ठीक है, यानी ये अलवर का आपका हिस्सा था। और क्या था, बस यही था ना, बस ठीक है। चलो आ जाओ वापस से, नेक्स्ट अपना जो बिंदु था, हम पढ़ रहे थे जलवायु, क्या पढ़ रहे थे, जलवायु पढ़ रहे थे, और जलवायु के अंदर हम जो है कुछ बातें कर चुके थे। जैसा कि हमने कल देखा था कि मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है, जलवायु क्या होती है ना। कोई बताएगा मौसम किसे कहते हैं, या मौसम क्या है, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, जो क्या है परिवर्तनशील, जो क्या है साथियों। फिर अपन ने पूछा था, एक बात यहां पढ़ी थी, पवन संचरण कहां से कहां होता है, अधिक से कम की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपका जो है पवनें चलती है। यहां तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर हम इससे आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें हम केवल एक बात समझ रहे थे कि जो अरावली आपका है, ये अरावली राजस्थान की जो जलवायु है उससे कैसे प्रभावित करता है। तो हमने यहां देखा था कि जो अरावली आपका है वो कुछ इस प्रकार से आपका आड़े रूप में, कैसे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, आड़ा वाला, इस रूप में आपका जो है यह राजस्थान के मध्य स्थित है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो आपकी पवनें आती है कहां से, अरब सागर से, वे इसके समानांतर आगे बढ़ जाती है, और जो आपकी पवनें आती है बंगाल की खाड़ी से, वे इससे टकराकर वर्षा करती है। तो जो इससे आपकी साथियों नहीं टकरा पा रही है, और नहीं टकराने के कारण क्या हो रहा है, पश्चिमी भाग में वर्षा हो रही है कम, क्या हो रही है साथियों, जबकि जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है उससे ये जो है टकरा रहा है, इस वजह से इस भाग में अधिक वर्षा, यानी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा हो रही है। और हमने कल ये बात की भी थी और एक डायग्राम बनाया भी था कि जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, यह बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो पश्चिम राजस्थान में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि अरावली उसको रोक रहा है, और अरावली रोक रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इसके पूर्व में तो वर्षा हो रही है इससे, लेकिन पश्चिम में नहीं हो रही है। इसलिए मैं क्या बोला कि जो इसका पश्चिमी भाग है वो क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। किसके लिए, इस मानसून के लिए, बंगाल की खाड़ी के मानसून के लिए यह वृष्टि छाया प्रदेश है। जबकि जो अरब सागरीय मानसून है वो आपका अरावली के दोनों तरफ आपका चल रहा है, पर केवल और केवल यही एक ऐसा मानसून है जो पश्चिमी राजस्थान में जा रहा है, और वहां पे ये वर्षा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ वर्षा कम मिल रही है। जबकि ये वाला जो मानसून आपका है, ध्यान ही रखना कि इसकी एक शाखा यहां से यूं जाएगी पैरेलल, ठीक है ना, दोनों से। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे आगे कि जो दक्षिणी हमारा राजस्थान है, ये वाला भाग जो है, यह भाग दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा भाग, दक्षिण राजस्थान, जहां भी आप बैठे हो, ये वाले भाग में अरब सागर और आपका बंगाल की खाड़ी, दोनों ही मानसूनों से वर्षा होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, केवल ऐसा नहीं कि पश्चिमी राजस्थान में जा रही है आपकी अरब सागर की मानसून, ये दोनों तरफ आ रहा है, पूर्व में और पश्चिम में, दोनों तरफ आपका जा रहा है। लेकिन दोनों तरफ दिक्कत क्या है कि दिशा बिल्कुल समानांतर, रोकने वाला इसको कोई नहीं है। तो इसमें एक बिंदु लिखना पड़ेगा साथियों अपने को। कल आपने लिख तो दिया होगा ना, हेडिंग डाली थी ना, डाली हेडिंग कल,
क्या डाली थी आपने? अरावली पर्वतमाला की स्थिति, है ना? इसमें लिखो, देखो दोस्तों, देखो साथियों, इसमें अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला माला की स्थिति अरब सागरीय मानसून के समानांतर है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति अरब सागरीय मानसून के समानांतर है। अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, जिस कारण यह इस मानसून को रोक नहीं पाता, जिस कारण यह इस मानसून को रोक नहीं पाता, वह पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। वो पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, नेक्स्ट देखो, जबकि अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून, जबकि अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोकता है, जिससे पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जिससे पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। अब अधिक वर्षा का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा हो रही है, पर इसकी तुलना में ज्यादा हो रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको अधिक। जबकि आप अगर देखोगे तो हमारा जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है? 57 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर। ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। पूरे विश्व का अगर आप देखोगे ओवरऑल 100 आपका 10 के आसपास हमारा, अगर हम बात करें तो, और उसका हम बात कर रहे हैं भारत की बारे में बात हम कर रहे हैं 110 आपका है, तो उस 110 में से हम देखें 57 यानी आधी तो हो रहा है हमारे यहाँ। कितना हो रहा है? आधा ही हो रहा है ओवरऑल। तो हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ वर्षा ज्यादा है। जैसे हम पढ़कर आए थे कि सब जो अरावली है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। इस वाले भाग में वर्षा 50 से कम है, इस वाले भाग में 50 से ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे, अगला आ रहा है समुद्र तल से दूरी। अब जो आपका बिंदु यहां पे आ रहा है समुद्र तल से दूरी, इसको समझें, क्या राजस्थान के निकट में कोई समुद्री क्षेत्र है? हाँ या ना? है, चलो वेरी गुड। कौन सा है? कौन सा है साथियों, थोड़ा सा बताएंगे? गुजरात वाला। कौन सा वाला है? वो निकट में है आपके, तो दूर है ना। निकट किसको कहते हैं? निकट उसको कहेंगे जो हमसे सीमा बना रहा है। हम जब पढ़कर आए थे तो हमने कहा था कि राजस्थान केवल स्थलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा नहीं बनाता है। इसका मतलब हमारे निकट में कोई समुद्री इलाका नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है कि समुद्र तल से दूरी। अब इस दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझो, क्योंकि ये जो चित्र अभी आपका है ये दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ में ऐसा नहीं आएगा। अपन जो है चलते हैं देसी मानचित्र पे, तो यह आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप समझो, हम कह रहे हैं समुद्र तल से दूरी। अब दूरी की जब आप बात कर रहे हो तो आपको 2 स्थानों का जो है कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। एक हम ले लेते हैं हमारे ही राजस्थान को, और एक हम ले लेते हैं सबसे निकट की। अगर हम बात करें तो एक आपका क्षेत्र है मुंबई। कौन सा इलाका है? मुंबई। अब देखो यहां पे साथियों कि जब आप बात कर रहे हो इस क्षेत्र में, हम देख रहे हैं कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा है? जो कि आपके हिंद महासागर का अंग है। अब आप समझे इस बात को कि जो आपका क्षेत्र मुंबई है, कौन सा इलाका? मुंबई है, यहां क्या स्थिति बनेगी? मुंबई आपको बता दूं कि 7 टापुओं पर बसा शहर है। कितने पर? मतलब इट मींस क्या हो रहा है, वो पानी के अंदर है, चारों तरफ क्या है? पानी है। अब क्या होगा
यहां पर आप जब देखोगे कि यहां जो पौने चलती है वो दैनिक प्रारूप में चलती है। कैसे चलती है? दैनिक प्रारूप में। पहली बात तो हम पढ़कर आए थे, पौने कहां से कहां चलेगी? उच्च दाब से। अब आप दिमाग लगाओ, उच्च दाब कहां होगा? इसको छोड़ दो, उच्च दाब कहां होगा? जहां तापमान कम होगा। अब आप कंपेयर करो, दिन के समय की बात करते हैं, अपन भी गांव में कभी हमने देखा होगा इस चीज को, नदी के पास, तालाब के पास, दिन के समय में क्या स्थिति बनेगी? जो स्थल भाग है वो क्या हो जाएगा? गर्म, और जो जली भाग है वो क्या होगा? ठंडा। हाँ या ना? अब यहां देखो आप कि जब दिन का समय होगा, दिन के समय में क्या होगा? यहां पर आप देखोगे कि यहां तापमान कम है, यहां तापमान कम है जलीय भाग पर, तो क्या होगा? यहां पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और जो स्थल भाग है वहां प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो दिन के समय में क्या होगा? यहां से पौने कहां चलेगी? मतलब हम कह सकते हैं जल से कहां चलेगी? स्थल की ओर। कहां से कहां चलेगी? जल से स्थल की ओर चलेगी, क्योंकि दिन में यहां पर आपका जो है तापमान कम है, यहां तापमान ज्यादा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। कोई आपत्ति किसी की? कोई आपत्ति? अब एक बात आपने और कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि जो जलीय भाग होता है उसका एक गुण होता है कि वो देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। और जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो दिन का समय जब होगा तो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जलीय भाग जो है वो देर से गर्म होगा, वो शाम होते होते गर्म होगा। और आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब सर्दी का समय होता है तो अगर आप सर्दी के समय में किसी जलाशय पे जा रहे हो सुबह के समय, तो जो जलाशय का पानी गर्म होता है, क्योंकि उसको जो है गर्म होने में समय लगा, और जो चीज लेट गर्म होगी वो लेट ही ठंडी होगी। तो अब क्या होगा? जब जब रात आएगी, जब रात्रि की स्थिति बनेगी, तब क्या होगा? रात्रि की स्थिति बनते ही क्या होगा? ये जो आपका इलाका है, कौन सा वाला जलीय क्षेत्र जो आपका है, यहां क्या हो जाएगा? यहां आपका जो है तापमान यहां बढ़ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। और यहां क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। अब क्या होगा? पौने कहां चलेगी? स्थल से जल की ओर। स्थल से दिन के समय चल रही थी आपका जल से स्थल की ओर, और रात्रि में स्थल से जल की ओर। अब आपने ये भी सुना होगा, कैसा कहते हैं, मुंबई में बारिश कभी भी हो सकती है। सुना है? अब क्यों हो सकती है? कि जब आपकी पौने जो है वो जल से स्थल की ओर आएगी तो क्या लेके आएगी? जल लेके आएगी, और जब वो जल लेके आएगी क्या होगा? वहां पे बरसात आपकी होती है। हाँ या ना? अब इससे और क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप देखें, आप कभी जाएं बॉम्बे, आपको वहां सर्दी का अनुभव नहीं होगा, सर्दी का अनुभव नहीं होगा। और अगर वहां से आप पोल्यूशन को हटा दो, पोल्यूशन को हटा दो, तो ज्यादा गर्मी भी आपको महसूस नहीं होगी, गर्मी के समय को छोड़ के। तो यहाँ पे जो है, जब आपकी जो दिन की अवधि होती है उस समय अगर तापमान बढ़ा है, उस तापमान को कम करने के लिए जल से यानी ठंडे क्षेत्र से ठंडी हवाएं आ जाती है। और रात्रि में जब आपके यहां पर क्या होगा साथियों, यहां पर आप देखो कि जब यहां पर थोड़ी ठंडक हो जाएगी, उसको कम करने के लिए जो पवनें आपकी वो यहां से यहां चल जाएगी, यानी सम जलवायु आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? अब ये तो बात हो गई जो क्षेत्र समुद्र तल के निकट है, वहां तो मिल रही है दैनिक आपकी गतिविधि, यानी ये पवन का दैनिक प्रारूप है। और इस दैनिक प्रारूप से आपका जो है यहाँ पे आपका दिन में स्थल की ओर और रात्रि में जल की ओर पवनें चलती है। अब हम चलते हैं राजस्थान में। हमने कहा कि राजस्थान जो है वो आपका समुद्र तल से दूरी पर है। हमारे सबसे निकट का समुद्र है वो कच्छ की खाड़ी है, और कच्छ की खाड़ी हमारे से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? तो ये कोई निकट नहीं हुआ है, तो बहुत दूर हो गया है ना। अब क्या होगा कि जो आपके क्षेत्र दूर होते हैं वहां पर आपको प्रारूप मिलता है वार्षिक। क्या मिलता है? प्रारूप। वार्षिक प्रारूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब ग्रीष्म काल होगा तो ग्रीष्म काल में ये क्या हो जाएगा? यहाँ तापमान ज्यादा, और ये क्या बन जाएगा? लो प्रेशर का जोन, न्यून दाब का केंद्र। हाँ या ना? और जो जल वाला भाग है वो क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर का जोन, उच्च दाब का क्षेत्र। हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे कि जो आपकी पवने है वो कहां चलेगी? गर्मी के समय में कहां चलेगी? जल से स्थल की ओर। ये कब हो रहा है? ये हो रहा है ग्रीष्म में। कब हो रहा है? ग्रीष्म में। इसका उल्टा करो। उल्टा क्या करोगे? जब शीतकाल आएगा तो शीतकाल में जो आपका स्थल भाग है वह आपका हो जाएगा हाई प्रेशर का जोन। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां तापमान उस समय कम होगा। शीतकाल में क्या होता है? हमारा तापमान कम होता है। और इसके विपरीत यहां जो आपका है वो क्या हो जाएगा? जलीय भाग, वो हो जाएगा लो प्रेशर का क्षेत्र। और इस समय पवने अब हो जाएगी उल्टी।
स्थल से जल की ओर। कहां से कहां चली? स्थल जल की ओर। जब ग्रीष्म काल था तब चली जल से स्थल की ओर, और जब शीतकाल आया तो चली स्थल से जल की ओर। हम ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्र आपके समुद्र से दूर है वहां पे पवने वार्षिक प्रारूप में चलती है। 6 महीना जल से स्थल की ओर, जिसे हम कहते हैं मानसून का आना। क्या कहते हैं? और 6 महीना चलती है स्थल से जल की ओर, जिसे हम कहते हैं मानसून का जाना है, मानसून का लौटना है, प्रत्यावर्तन। बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे सर 6 महीना मानसून तो आता ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हर 6 महीना मानसून नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन 6 महीना जो है वो चलता है प्रोसेस। क्या चलता है? वो प्रक्रिया चलती है आपकी। आप काउंट कर लें कि 21 मार्च जब आपका होता है, जब आपका सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, उस दिन से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और यह प्रक्रिया लगभग लगभग 23 सितंबर तक चलती है। और उसके बाद हम कहते हैं कि अब मानसून क्या होगा? लौटेगा। मूलतः अक्टूबर से दिसंबर। कब से कब तक? अक्टूबर से दिसंबर जो आपका टाइम पीरियड होता है वो मानसून के लौटने का होता है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये सब प्रक्रिया क्यों हो रही है? ये प्रक्रिया हो रही है आपके साथियों समुद्र तल से दूरी के कारण। ठीक है, अब इसको आप समझ लो कि दिन का समय है तो यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है। इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से जो आपकी पवने हैं वो जल से स्थल की ओर चल रही है। रात्रि में उल्टा हो गया साहब, रात्रि में पवने कहां से कहां आ गई? यहां से आ गई। ये साइकिल चल रही है। क्या चल रही है साथियों? ये साइकिल चल रही है। ठीक है, और ये साइकिल आपकी जो है अगर दूर है तो वर्ष भर चलेगी, और अगर पास है तो दिन भर चलेगी। कोई आपत्ति किसी की? देखो इसके अंदर साथियों अगला बिंदु, समुद्र तल से दूरी, और लिखे समुद्र तल से दूरी लिखे साथियों। जो क्षेत्र जो क्षेत्र समुद्र तल के जो क्षेत्र समुद्र तल के समुद्र तल के निकट होते हैं, समुद्र तल के निकट होते हैं, निकट होते हैं, वहां पवने वहां पवने वहां पवने दैनिक प्रारूप में चलती है। वहां पवने दैनिक प्रारूप में चलती है। चलती है। चलती है लिख दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो अगला बिंदु। जो क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट, जो क्षेत्र समुद्र तल से दूर होते हैं, जो क्षेत्र समुद्र तल से दूर होते हैं, समुद्र तल से दूर होते हैं, वहां पवने वार्षिक प्रारूप में चलती है। वहां पवने वार्षिक प्रारूप में चलती है। वार्षिक प्रारूप में चलती है। 6 महीना 6 महीना जल से स्थल की ओर, 6 महीना जल से स्थल की ओर, वो 6 महीना स्थल से जल की ओर, वो 6 महीना स्थल से जल की ओर, जल की ओर। ये जो प्रोसेस है वो हमारे राजस्थान पे लागू हो रहा है और भारत के अंदर लागू हो रहा है, ध्यान रखना। इसको बना लें आप दोनों को फटाफट से, ताकि जब आप पढ़ेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा आसानी से।
कंप्लीट है? चलो इससे आगे जल्दी कीजिए। किसका बात ये हो गया सबका? चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है साथियों कारक, उसकी हम बात करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई। अभी हम बात कर रहे हैं दूरी की, अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं ऊंचाई की। आपको ये पता होगा कि जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं आप पढ़ रहे हो या जो भी स्थान आप देख रहे हो, उनकी ऊंचाई को हम नापते कहां से है? समुद्र तल से। कहां से नापते हैं? ठीक है। अब ये कह रहा है कि समुद्र तल से ऊंचाई, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हमें समझना है। पहली बात ये ध्यान रखना कि एक सिंपल सा यहां पे जो है तथ्य दिमाग में रखना कि जब भी आप सतह से ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान घटेगा। तापमान, तो आपके दिमाग में बात आएगी सब तापमान घटेगा कैसे? ऊपर सूर्य है, तापमान बढ़ेगा, हाँ या ना? लेकिन ये ध्यान रखना ये जो प्रोसेस आपका है वो केवल वायुमंडल के अंदर हो रहा है, और जैसे आप वायुमंडल को क्रॉस करते हो उसके बाद आपका तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, वो घटेगा किसी भी तरह से नहीं। अब वायुमंडल के अंदर भी आपका वापस इसका जो स्वभाव है वो अलग अलग है, क्योंकि हम यहां पढ़कर आए थे कि अगर हम बात करें यहां पे कि सबसे पहला जो परत आपकी है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल एक परत है साहब। इस क्षोभ मंडल परत की जब हम बात करते हैं तो सारी मौसमी गतिविधियां कहां हो रही है? इसी परत पे। इसी परत पे आपकी सबसे ज्यादा गतिविधियां होती है। अब यहां ये कह रहा है कि साहब जब क्षोभ मंडल परत में आप जाओगे ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पे जाने पर तापमान घटेगा। ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल का हिस्सा है? किसका हिस्सा है दोस्तों? और अगर हमसे यही प्रश्न पूछ ले कि वायुमंडल की शुरुआत कितनी ऊंचाई से होती है, वायुमंडल का प्रारंभ कितनी ऊंचाई से होता है? कितना? 8 किलोमीटर कि 18? 8 से 18। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वायुमंडल की जो शुरुआत है वो कितनी ऊंचाई से होती है, तो क्या आंसर दोगे? 8 से 18 किलोमीटर। अरे हाँ के ना? सबके सब गलत हो। आप यहां एक कहोगे पृथ्वी तल से। कहां से? पृथ्वी तल से आपका जो है वायुमंडल प्रारंभ होता है। अब कुछ लोगों को लग रहा है सब ये तो कैसे बता दिया सर, फैक्ट तो हम पढ़कर आए 8 से 18, और आप ये कह रहे हो पृथ्वी तल से। क्या है वायुमंडल? वायुमंडल क्या है? हमारे चारों ओर जो गैसों का आवरण है वो वायुमंडल है। हम कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर हमारे जो गैसों का आवरण है उसे क्या बोल रहे हैं? वायुमंडल। यही है परिभाषा। ठीक। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसकी जो शुरुआत है वो पृथ्वी तल से हो रही है, तो क्या ये बात सही है, लग रही है आपको, या गलत लग रही है? चलो सही वाले कौन कौन को लग रही सही बात है? चलो कुछ तो समर्थन में है मेरे। ठीक, मतलब जमानत जब्त नहीं होगी अगर चुनाव में खड़ा होता हूं तो, है ना? और जिनको लगता है साहब नहीं यही फैक्ट राइट है, वे अपने हाथ ऐसे कर लें, इनके लिए द्वार खोले जाए इनको। अरे दोस्तों चलो सुनो, बात समझो। हाँ डाउट है? हाँ दोस्त कुछ कह रहे हो? हाँ तो मैं आ रहा हूं ना उसके ऊपर, मैं आ रहा हूं उस पर। अब बात समझो,
अरे हाँ हाँ, गुस्सा मत कर यार, ऐसी गलती से बोल दिया था मैंने, ठीक है। हाँ जो तू, अब एक बात समझो, अपन ये कह रहे हैं कि सब जो वायुमंडल है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? आप ये कह रहे हो 8 से 18, बात समझना यहाँ पे, पृथ्वी तल से ही वायुमंडल शुरू हो जाएगा। अभी आप यहाँ बैठे हो, आप जिंदा हो, क्यों जिंदा हो साहब? वायुमंडल है यहाँ पे, इसलिए आप क्या प्राप्त कर रहे हो उससे? ऑक्सीजन। क्या प्राप्त कर रहे हो? ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल 8 से किलोमीटर, या आपका जो है 8 किलोमीटर से स्टार्ट अगर हो रहा होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। होता क्या? आप जितनी भी गैसें देख रहे हो, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी ऑक्सीजन आप पढ़ते हो उसमें, वो सारी कहां है? वायुमंडल के अंदर है। अब ये जो गैस आपको मिल रही है वो मिल रही है वायुमंडल से मिल रही है। अगर आप धरती पे सो जाओगे तो भी वो गैस आपको मिलेगी, हाँ या ना? अगर हम ये कह दें कि साहब ये 8 किलोमीटर के बाद ही आपकी मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पे कोई जीवन आपका संभव नहीं। आपसे जब भी पूछेगा कि साहब वायुमंडल शुरुआत, वायु जो आपका वायुमंडल है उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो आप कहेंगे 0 से या पृथ्वी तल से। अब ये 8 से 18 क्या फैक्ट है? 8 से 18 किलोमीटर शोभ मंडल की ऊंचाई है। इसको समझो यहां पे, क्योंकि हम फैक्ट तो याद कर रहे हैं लेकिन पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं देख रहे हैं। आपने पढ़ लिया कि साहब शोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है, पढ़ लिया सबने। 8 से 18 क्या है? ये है 8 से 18। मैं इसको और अच्छा कर देता हूं, यहां से ये ऐसे समझो, ये है 8 से 18। अब ये 8 से 18 क्या है? 8 किलोमीटर ध्रुवों पे, कहां पे? ये इसकी मोटाई है, शुरुआत नहीं हो रही है। क्या है इसकी? ये इसकी मोटाई है 18 किलोमीटर आपके इक्वेटर पे। कहां से? कहां से? 0 से 8 किलोमीटर आपको मिलेगी ध्रुवों पे, वहां पे इसकी सघनता कम है। और 0 से 18 किलोमीटर मिलेगी कहां पे? आपका जो इक्वेटर वाला पोर्शन है वहां पे, वहां इसकी सघनता ज्यादा है। बात सुन आ रही है? शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई आपकी शुरुआत? 0 से हुई है, पृथ्वी तल से हुई है। आप ये मत कर देना 8 से 18। 8 से 18 सौर मंडल की ऊंचाई है। दो ऊंचाइयां है 8 और 18। 8 कहां है? ध्रुवों पर सघनता कम होने के कारण। 18 कहां है? आपके इक्वेटर पे सघनता ज्यादा होने के कारण। सघनता किसकी? गैसों की। किसकी? गैसों की सघनता आपकी वजह से जो आपका है, ये आपको मोटाई मिलेगी। कोई आपत्ति किसी की? तो ध्यान रखना, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका शोभ मंडल है वो शुरुआत तो 0 से हो रही है, और जब इससे ऊपर जाओगे तो क्या होगा? तापमान आपका घटेगा। तापमान क्या होगा? घटेगा। अब कितना घटेगा? कितना घटेगा? तो हमने पढ़ रखा है कि साहब 1 किलोमीटर जाने पे कितना घटेगा? ये आपने अच्छा रटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, समझो, अच्छी बात है। जो आपने फैक्ट याद कर रखा अच्छी है, लेकिन बात समझो, एक दर आपको याद रखनी पड़ेगी, एक रेट हमको जो है याद रखनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट रेट, जिसे हम कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सामान्य ताप ह्रास दर कितनी है, तो आप ये कहेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान आपका कम हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? वो आपका हो रहा है साथियों प्रति 165 मीटर पे। कितना हो रहा है? प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो क्षेत्र ऊंचे हैं वहां तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। माउंट आबू इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले लो कि माउंट आबू ऊंचा है, इसलिए क्या हो रहा है? वहां तापमान आपको कम मिल रहा है। एक और उदाहरण ले लो, हिमालय। हिमालय में क्या है? तो हम कह रहे हैं हिमालय हिम प्लस आलय, यानी हिम का घर, बर्फ का घर। क्या पूरे हिमालय में बर्फ है? क्या पूरे हिमालय में वर्ष भर बर्फ मिलती है क्या? तो नहीं मिलती साहब। कहां मिलती है? हिमाद्री हिमालय में। कहां मिलती है? और जो हिमाद्री हिमालय है उसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर का मतलब होता है 6 किलोमीटर। कितना होता है? 6 किलोमीटर। अब आप सोचो कि हम ये कह रहे हैं कि जो सामान्य ताप दर है वो कितनी है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा। कहां पे? 1 किलोमीटर पे। कहां पे? 1 किलोमीटर पे। हम ये कह रहे हैं कि साहब हिमालय का जो हिमाद्री वाला जो पार्ट आपका है वो औसत रूप से 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर। तो 6 इंटू आप कर दें 6.5, कितना होगा? लगभग 40 मान लेते हैं राउंड ऑफ में। कितना हो जाएगा? अब किसी स्थान पर टेम्परेचर अगर -40 हो रहा है तो इट मींस क्या होगा? माइनस में रहेगा, और जब माइनस में तापमान होगा तो क्या मिलेगी वहां पे? बर्फ, हाँ या ना? इसी वजह से जो हिमालय के इलाके हैं वहां पर आपको ऊंचाई पर जाने पर क्या मिल रही है? बर्फ। अब इसमें एक और बात ध्यान रखना, जैसे आप इसको ही समझ लो उदाहरण के रूप में कि साहब ये 3000 मीटर की हाइट पे आपको जो है पहाड़ी दिखा रखी है। इसके केवल इस शीर्ष पे ही आपका बर्फ है, इस टोपी पे ही आपका क्या दिख रही है? आपको बर्फ दिख रही है, ठीक है, इस वाले भाग पर।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहां से शुरुआत करोगे, इस वाले भाग से जब स्टार्ट करोगे, तो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा। लेकिन जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तापमान गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। आप चले गए घूमने के लिए गर्मी के टाइम में हरिद्वार, ऋषिकेश, और फिर बहुत भयंकर गर्मी है, तो होगी गर्मी। आप कहां पहुंचे हो अभी तक? तो अभी तक तो आप तल पे पहुंचे हो, लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे, तापमान आपको क्या दिखेगा? कम होता हुआ दिखेगा, हाँ या ना? तो आप देखना, कई बार ये होता है कि लोग जो है वो जब जाते हैं घूमने और कहते हैं वहां तो भयंकर गर्मी थी, तो होगी, तुम गए कहां हो? तुम तो उसकी जो है इसके पांव में गए हो। ऊपर जाओगे तापमान आपको कम मिलेगा। यहां तक कोई आपत्ति किसी की? तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, जिसकी जो दर है वो आपको ध्यान रखनी है, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका है। किलोमीटर में पूछेगा तो आप बताएंगे साथियों यह 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका घट रहा है। अगर फिट में पूछ लेगा तो हम इस पे जो है, हालांकि तुमसे नहीं पूछेगा इतना, कि तो हमारे लिए काम का है, तो अगर आपसे फीट में पूछ लेगा तो ये फारेनहाइट में आपका दिखाया गया है, अपने को इतना नहीं जाना अभी, अपने को केवल किलोमीटर से ही काम अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखे साथियों, लिखे समुद्र तल से ऊंचाई। अरे दोस्तों आ जाओ वापस यार, है तुम वही रह गए अभी तक। देखो समुद्र तल से ऊंचाई देखो दोस्तों, देखिए वायुमंडल की शोभ मंडल परत, वायुमंडल की शोभ मंडल परत, वायुमंडल की शोभ मंडल परत में, वायुमंडल की शोभ मंडल परत में ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर तापमान, ऊंचाई पर जाने पर तापमान, वायुमंडल की शोभ मंडल परत में ऊंचाई पर जाने पर तापमान, तापमान घटता है, तापमान घटता है, जिसकी दर, जिसकी दर, जिसकी दर प्रति 165 मीटर, जिसकी दर प्रति 165 मीटर, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे, इसे सामान्य, इसे सामान्य, सामान्य ताप हाश दर कहते हैं। लैप्स रेट है ना, इसे सामान्य ताप हाश दर कहते हैं, इसे सामान्य ताप हाश दर कहते हैं, इसे सामान्य ताप हाश दर, हाश दर कहते हैं, सामान्य ताप हाश दर कहते हैं। कर दिया, लिखे कोष्टक बना के लिखे साथियों, ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रति, प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई पर तापमान में, तापमान में 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। क्लियर सभी का? चलो आप यहां देख ले इस चीज को जो मैंने बताई थी अभी आपको, कि जो आपकी मोटाई है वो उस तिरछेपन में कैसी है, तिरछेपन के अंदर 8 से 18 ऐसे आप काउंट इसको करते हो, और ये हमारा पृथ्वी का तल है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान का जो क्षेत्र ऊंचा है वहां तापमान कम मिलेगा, और हम इसको पढ़ते हैं कि अरावली का क्षेत्र ऐसा है जो ऊंचा है, भाई सब भाग कैसा है, नीचा है, इस वजह से तापमान आपको जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगला लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पति आवरण, वनस्पति आवरण, वनस्पति आवरण, वनस्पति आवरण। अब आपने ये बात तो सुनी होगी कई बार कि पेड़ लगाओ बारिश होगी, और कल ही हमने जो है बनाया था हरियालो राजस्थान, ये आपके जीके में प्रश्न बन सकता है।
हालांकि विश्व रिकॉर्ड बनाने का एक टास्क लिया था राजस्थान गवर्नमेंट ने, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि जो सर्वर था वो बहुत ज्यादा क्रैश कर रहा था बार बार। जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज थे, इवन जो प्राइवेट संस्थाएं भी थी, उनको भी टारगेट दिया गया कि आप वृक्ष लगाएं, ठीक है। और उसमें ये था कि आप वृक्ष लगाएंगे और जहां वृक्ष लगाएंगे उसका जो है आपको लाइव लोकेशन जो है एक लिंक के माध्यम से भेजनी थी। उसी लिंक का जो है वो सर्वर पूरा क्रैश आपका हुआ। अगर वो हो जाता तो एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड हमारा बनता राजस्थान गवर्नमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे इतना जो पागलपन है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इतने पेड़ काट दिए अब कि अब जो है हम देख रहे थे कि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो बहुत भयंकर वाली पड़ी, सारे रिकॉर्ड आपके टूटे हैं। तो अभी गवर्नमेंट का भी प्रयास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करें और उनके माध्यम से जो है वृक्षों का जो है हम रोपण कराएं, वृक्षों की संख्या को बढ़ाएं। अब वृक्ष लगने से क्या होगा उसको हम समझते हैं। हमने कई बार सुना है सब पेड़ लगाओ बारिश होगी, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए आप, हम 2 स्थान लेते हैं, पहला स्थान ए स्थान और दूसरा लेते हैं बी स्थान। दोनों स्थान मान लो राजस्थान के ही है, ठीक है। ए स्थान जो है यहाँ पे सघन वन है, मान लो दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हमारा है, सघन वन है साहब, यहाँ पे घने वन है। आप जानते हैं कि उदयपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपके वन क्षेत्र है, यहाँ तो सघन वन आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो आपका इलाका है बी वाला स्थान, ये वनस्पति विहीन है। कैसा है? पश्चिमी राजस्थान ले लो इसको, वनस्पति विहीन है साहब। यहां आप देख रहे हो कि यहाँ सघन वन है, सघन वनस्पति आपकी है, और एक स्थान जहां पे आपका वनस्पति विहीन क्षेत्र है। क्या हो रहा है कि जो आपके दोनों ही स्थान जो आपके हैं वहां पर मानसूनी हवाएं आएगी, तो इनकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी? जो बी स्थान है, जब यहाँ पे मानसूनी पवनें आपकी आ रही है तो इनको कोई रोकने वाला है क्या? नहीं साहब, जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। जब कोई रोकने वाला नहीं है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ वर्षा कम होगी या अल्प होगी या नहीं होगी, हम इसे कह सकते हैं अल्प वर्षा। जबकि यही आपका जो मानसूनी पवने हैं, जब ये ए स्थान पे जा रही है जहां सघन वनस्पति है, तो क्या होगा? इनको रोकने के लिए वनस्पति सामने खड़ी है। जब आपकी पवने यहां टकराएगी तो मानसून क्या होगा? रुक जाएगा, और यहां क्या होगा? अधिक वर्षा। क्या होगी यहाँ पे? अधिक वर्षा। कोई आपत्ति किसी की? अब आपके दिमाग में फिर ये बात आएगी, वापस किसी के दिमाग में आ रही हो कि सब बादल जो है वो तो ऊपर चलते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं चाहता था कि आप इस तरह का क्वेश्चन करो। अभी तो बता क्या है मेरे दोस्तों कि वायुमंडल कहां से स्टार्ट हो रहा है? पृथ्वी तल से। हाँ, बादल ऊपर चलते हैं, बिल्कुल तुम सही हो, लेकिन आप दिमाग लगाओ कि पवने कहां चलेगी? भाई आपका जो वायुमंडल है, शोभ मंडल चलेगी ना पवने। तो अब इसको समझो, जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि साहब यहाँ पे पवने की चलेगी, तो पवने जो है वो एक पूरा एक ग्रुप में होगी। क्या होगी? और आप ये दिमाग वापस लगाओ साथियों कि जब आपके पवनों में आर्द्रता है तो पवने कैसी होगी? भारी। कैसी होगी? और भारी पवने कहां बैठती है? ठीक है, तो ये पूरा एक समूह है। पवने यहां चल रही है, यहां पे पतंग उड़ रही है, ठीक है। धागा कहां रहता है? धागा कहां होता है? धागा जमीन पे होता है। पतंग क्या होती है? क्यों होती है? हवा। आपने जब स्टार्ट किया होगा उसको उड़ाना, तो उड़ाना कहां से स्टार्ट किया? यहीं से, जमीन से स्टार्ट किया होगा। अब वो धीरे धीरे यहां से कहां गई? ऊपर गई। इसका मतलब क्या हुआ? यहां भी आपकी पवन थी, यहां भी आपकी हवा थी, हाँ या ना? ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो पवन आपकी चल रही है ये पूरी इस तरह से चल रही है, एक बड़े समूह में चल रही है, जिसके ऊपर आपके जो है ये बादल आपके चल रहे हैं। अब क्या होता है? बादल के अंदर जो है जल है सब भारी है, ठीक है। जब तक ये धकेल रहा है तब तक तो आगे जा रही है ना। लेकिन जैसे ही बीच में कोई अवरोध आया तो ये अवरोध आते ही क्या हो जाएगा? ये जैसे मान लो आपका कोई पहाड़ी क्षेत्र आ गया और यहाँ पे आपकी जो पवने हैं वो चल रही थी साहब, ये पवने जा रही है। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे सामने ये अवरोध आ गया तो इसके साथ जो थे ऊपर, वो क्या थे? बादल थे साथियों। अब ये बादल कैसे हैं? भारी है। अब जैसे ही ये हवा यहां रुक गई तो बादल क्या होंगे? नीचे बैठेंगे। क्या होगा? नीचे बैठेंगे। और जब वो नीचे बैठेंगे तो क्या करेंगे? नीचे जब बैठेंगे तो क्या होगा? ऊपर की तुलना में नीचे तापमान ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे? अब वो वर्षा के रूप में जल को जो अपने साथ लाए उसको यहाँ पे बरसाएंगे, हाँ या ना? तो इसी वजह से आप ये देखना कि जब भी आप यहाँ बारिश हो रही होती है तो जो हम देखते हैं पहले तेज हवा चलती है, उससे बादल आते हैं, और वो बादल अगर रुक गए तो बारिश होगी। हम कई बार देखते हैं ना कि अच्छी बारिश हो रही थी, अचानक से क्या होता है? तेज हवा चल जाती है। जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है कि वो बादल जो है उस हवा के साथ में आगे बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ बारिश होना रुक जाती है।
तो ये जो आपका पूरा यूनिट काम कर रही है, एक अकेला जो आपका है काम नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। कोई आपत्ति किसी की? समझ में आ गई बात? तो सघन वनस्पति होगी तो वर्षा अच्छी होगी, और वनस्पति अगर नहीं होगी तो वर्षा कम होगी या नहीं होगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, अभी रात में मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो ठीक है पश्चिमी राजस्थान में आप जो कह रहे हो सर वनस्पति नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि वहां बाढ़ की संभावनाएं बन जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कई बार ऐसा हुआ है, शायद बीकानेर में हुआ था पिछली बार, अभी भी कुछ हुआ है शायद ना। अब ऐसा क्या रीजन है कि वहां बाढ़ आती है? तो एक बात समझो, आप ये देख रहे हो कि पश्चिमी राजस्थान में हम पढ़कर आए थे कि हमने पीने के पानी की व्यवस्था कर दी, हमने वहां पे उद्योग लगा दिए, हमने वहां परिवहन की व्यवस्था कर दी, है ना, सब काम हमने कर दिया, लोग वहां रह रहे हैं। लोग कहां रह रहे हैं? घरों के अंदर। कहां रह रहे हैं? तो अब आपने क्या किया कि साहब भवन बना दिए। क्या बना दिए? भवन बना दिए। आप ये सोचो कि एक पेड़ की ऊंचाई का एक फ्लोर तो होगा कम से कम, ठीक है। अब वापस से कौन आ रहा है? वापस से साथियों आपकी जो है वो मानसूनी पवने आ रही है। कौन आ रही है? मानसूनी पवने आपकी आ रही है। क्या ये पवने मना करती है क्या हम नहीं रुकेंगी? अरे बोलती है क्या कि हम नहीं रुकेंगे साहब, क्योंकि हमको तो जो है पेड़ ही चाहिए। क्या ऐसा बोला इसने? अवरोध चाहिए ना इसको तो। अरे हाँ के ना, तो अवरोध कुछ भी हो सकता है, अवरोध कुछ भी हो सकता है। और यहां अवरोध क्या है? ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो आपने भवन बना रखे हैं। तो जब आपकी पवने यहां से यहां आ रही है और इस जगह पर उस पर्टिकुलर इलाके के अंदर मान लो अगर कोई भवन बने हुए हैं तो उसकी वजह से हवाएं रुक जाएगी, और जब रुक जाएगी तो क्या होगा? वही प्रोसेस, बादल नीचे आएंगे और बारिश आपकी होगी। समझ में आ रही बात? तो ये वर्तमान का एक बड़ा कारण आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में अब जो है भवनों की संख्या ज्यादा हो गई, इस वजह से ये घटनाक्रम आपका हो रहा है। और कई बार बादल जो है वो फंस जाते हैं और वहीं पे बरसात सारी कर देते हैं। समझ में आ गई बात? और एक और बात कि वहां पे बारिश जो है थोड़ी बारिश में ही पानी भर जाता है। उसका कारण एक और है कि नीचे मिट्टी कैसी बलुई, पानी को सोखती नहीं है। जब नहीं सोखती तो पानी क्या होता है? ऊपर ही भरा रह जाता है। हमको लगता है बहुत ज्यादा बारिश हो गई, क्योंकि बारिश कम ही होती है। क्लियर? अरे हाँ तो बोल दो, इसको बना लो दोस्तों। एक तो आप सर फिर इस हिसाब से तो वर्षा ज्यादा होना चाहिए ना, इंडिया में घर बन रहे थे और सब जगह इक्वल तो होना है क्या डिस्ट्रीब्यूशन? बारिश की। आप एक बात समझो, आप घर बनाओगे तो घर किसी पर्टिकुलर छोटे इलाके में बनाओगे, कॉलोनी बनाओगे। लेकिन जब वन लगाए तो वन जो लगा रखे वो हमने लगा रखे, वन तो प्रकृति ने लगाए, और उसका विस्तार बड़ा होता है और सघन होता है। और जब घर बनाते क्या करते हो? गेप रखते हो, रोडे बनाते हो, है ना, पार्क बनाओगे, खुला इलाका ज्यादा रखोगे, उस खुले इलाके से पवने जो है वो क्रॉस हो जाती है। हाँ हाँ वेरी गुड। कौन मेरा दोस्त? अरे अच्छी बात है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नहीं वापस नहीं बनाऊंगा, ये तो केवल समझा दूंगा मुंह से, तो यहाँ लिखा रहा हूँ खाली। क्या लिखा है मेरे दोस्त मैंने? मानसूनी पवने, ठीक है। मानसून जब आगे से आएगा तो वर्षा करेगा, जैसे भी आया था बीच में उसने वर्षा कर दी। ये जो आप देख रहे हो गेप आ रहा है कि बरसात हुई फिर वापस गेप आ गया, फिर 10 दिन बाद बारिश वर्षा हो रही है, इसे हम कहते हैं मानसून विच्छेद। क्या बोलते हैं? मानसून विच्छेद बोलते हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में स्लेब में बारिश आपकी आ रही है। पर जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें बताऊंगा मैं आपको, तब एक डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा सब कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो गेप आपका आ रहा है उसे हम कह रहे हैं मानसून विच्छेद। पर हमारे हम ये देखते हैं कि अगस्त के अंत में क्या होता है, जब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून पूरा यहाँ आ जाता है, सक्रिय हो जाता है, तब यहाँ अच्छी बारिश आपकी होती है।
मैं अगस्त बोल रहा हूं। मैं अगर आपको इसको ये बोलूं हिंदी में, सावन का जो अंतिम पार्ट है, सावन और भादो वाला, जो सावन का अंत और भादो का स्टार्ट, वो वाला जो पोर्शन होता है, ये ज्यादा बरसात यहाँ पे करता है। जैसे पिछली बार सावन जो है वो जुलाई में आ चुका था, तो 17 और 18 जुलाई तक हमारी यहाँ झीलें भर चुकी थी, है ना। चले इससे आगे अपन, चलिए अगला लिखो नेक्स्ट साथियों, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति कुछ भी उतारना, हो गया ना, डायग्राम बनाया ना, इसको उतारो साथियों। अगला बिंदु भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, अब राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां है, तो हम वो देख रहे हैं कि साहब ये भूमध्य रेखा से आपका कहां है, उत्तर की ओर है, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि साहब यहाँ कर्क रेखा गुजर रही है। क्या गुजर रही है, तो जो आपका भूमध्य रेखा आपकी है उसके और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है वो तो उष्ण है, और जबकि इसके ऊपर यानी कर्क रेखा से जो ऊपर का क्षेत्र है वो कैसा है, उपोष्ण है। कैसा है, उपोष्ण है। तो इस स्थिति का प्रभाव भी आपका जो है राजस्थान की क्लाइमेट पड़ रहा है। इसको अपन डिटेल में लिखेंगे जब हम पढ़ेंगे कोपेन को। इसको पढ़ेंगे तब एक आपको ग्लोब का चित्र बनाऊंगा मैं, उसको आपको देखते हुए इसको समझाएंगे। अभी केवल इस पॉइंट को आप नोट करके छोड़े, आगे बढ़े। अगला डाले नेक्स्ट बिंदु, जलवायु की विशेषताएं। क्या कर देना, राज्य की जलवायु की विशेषताएं। राज्य की जलवायु की विशेषताएं, राज्य की, हाँ नेक्स्ट हेडिंग है ना, राज्य की जलवायु की विशेषताएं। अब जो हमारे राजस्थान की जलवायु है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वर्षा जो है वो कम हो रही है और तापमान ज्यादा है। तो यहां अगर हम देखें तो जब हमारे यहाँ वर्षा कम है और तापमान ज्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य की जो जलवायु कैसी है, उष्ण शुष्क। कैसी जलवायु है, तो लिखे पहला बिंदु उष्ण शुष्क जलवायु। उष्ण शुष्क जलवायु, तो वर्षा जो है वो कम है और तापमान हमारे यहाँ ज्यादा है। वर्षा क्या हमारे यहाँ कम है और तापमान क्या हमारे यहाँ ज्यादा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, उष्ण शुष्क जलवायु। जबकि भी हम यहाँ देख के आए थे कि जो राजस्थान है वो कर्क से ऊपर है। कहां है, अधिकांश भाग कर्क से ऊपर है। तो अगर हम यहाँ देखें कि स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो जो हमारी स्थिति वो कैसी है, तो हमारी स्थिति है उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति। उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति। अब ये जो उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति है इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे कोपेन को, कि क्या प्रभाव आपका पड़ता है। पर इतना दिमाग लगा देना अभी छोटा सा, कि दुनिया के जितने भी गर्म मरुस्थल हैं वो सब उपोष्ण में है। कहां पे है, उपोष्ण में। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं यहां से आगे। एक हम ये जानते हैं कि राजस्थान में वर्षा जो है उसकी अनिश्चितता है। तो लिखे वर्षा की अनिश्चितता। जैसे अभी एक भाई ने पूछा था, सर उदय में बारिश नहीं हो रही, तो अनिश्चित है बरसात होगी या नहीं होगी। तो राजस्थान के अंदर ये बड़ी दिक्कत है कि बरसात इस बार जो है वो ज्यादा होगी या नहीं होगी, है ना। वर्षा की अनिश्चितता। इसी क्रम में एक बात और हो रही है कि वर्षा की अनियमितता मिलती है। क्या मिलती है, वर्षा की अनियमितता मिलती है। अनियमितता, अनियमितता मतलब बरसात अगर होगी तो कितनी होगी, क्या बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी। कई बार ऐसा होता है कि बरसात जो है वो आपके औसत से हो जाती है ज्यादा, तो बाढ़ आ जाती है। और कई बार ये होता है कि बरसात अगर औसत से कम हुई तो सूखा की स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता भी है और अनियमितता भी आपको देखने को मिलती है। और अगर ये अनिश्चितता, अनियमितता लंबे समय तक रहेगी तो हमारे राजस्थान को एक उपहार दिया है, वो दिया है सूखा व अकाल। क्या दिया है इसने, सूखा व अकाल। तो सूखा और अकाल जो है ये स्थिति भी राजस्थान को देखने को मिलती है। हालांकि भगवान ना करके ऐसी कोई स्थिति हमारे आगे देखने को मिले, लेकिन पहले कई बार हमारे यहाँ अकाल पड़ चुके हैं, तो इसको अलग से पढ़ेंगे। अब आपके यहाँ देखो कि संभावनाएं कम क्यों हो गई अकाल की, क्योंकि आपके पास में बांध बने हुए हैं, आपके पास में नहर परियोजनाएं हैं जिनसे पानी आपके यहाँ आ जाता है। अगर ये ना हो तो आप कल्पना करें कि हर जो हमारे यहाँ पे जो है ये कहा जाता है कि हर 30 साल जो है सूखा पड़ता है और हर 8वें साल अकाल पड़ता है। तीजो कुबियो 8वां काल, कि हर 3 साल में क्या होता है, सूखा पड़ता है, और हर 8वें साल क्या होता है, अकाल पड़ता है। लेकिन ये वर्तमान के अंदर नहरें और बांध ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी जो दुविधा थी इसको दूर कर दिया है कि हमारे यहाँ पानी व्यवस्था हमारे यहाँ वर्ष भर हो जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं राजस्थान की जलवायु की है। तो ये होगी बात हमारे जो बेसिक बातें थी उनके बारे में। अब आप डालो साथियों, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। क्या हो गया,
टाइम हो गया तो आप प्रस्थान करें, क्या टाइम हुआ है? अब जो है बात समझो, केवल समझ लो। मुझे पता है आप नहीं करोगे, वो आपकी घंटी बज चुकी है। अपन जो कल बात करेंगे वो बात करेंगे ऋतु में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनने की संभावना रहती है। जैसे आपने जो बातें भी अपने की है उनसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ऋतुओं में कुछ विशेष फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं। मावट क्या है, लू क्या है, ये क्वेश्चन आपके यहां से निकलते हैं। ठीक है, चलिए करें प्रस्थान आप लोग। नहीं हो जाता कई बार ऐसा, मैंने कैसे कह दिया। समकक्ष हो,